Hello participants, welcome back. In our last video we were discussing about the chapter 8 and today we are discussing chapter 9 which is patents of addition. So it's not a big chapter and I can say not a very important chapter but question can be asked on this particular topic. So section 54 talks about patents of addition. Now sometimes what happens is you have uh, prepared an invention, you have applied for its patent, you have also maybe given the complete specification, and then you want to change or modify or improve in that particular invention, then you can apply for it. और जब वो आपको मिल जाएगा चेंज करने के लिए तो उसी को कहते हैं इम्प्रूवमेंट होती है और उसी को पेटेंट ऑफ एडिशन कहते हैं. तो ये कहने का अर्थ ये है कि आपका जो ओरिजिनल पेटेंट है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ये प्रोसेस चालू हो जाता है आपका एग्जामिनेशन रिपोर्ट, पब्लिकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. तो ये चीज़ के लिए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन एंड ऑल, तो ये सब चीज़ के लिए अब आप चेंजेस तो कर नहीं सकते. बट मान लीजिए कि आपको ऐसा लगा कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ गई है, तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. और अप्लाई करेंगे तो कंट्रोलर अगर सही लगेगा उसको तो आपको ये चेंज करने के लिए वो अलाउ कर देगा. तो मेन इन्वेंशन जो कि ओरिजिनली आपने फाइल किया है उसमें चेंजेस के लिए पेटेंट ऑफ एडिशन हो जाता है. तो ये जो है ये कहने का अर्थ इसका ये है कि वो ये नहीं कर सकते कि व्हाट डज इट से, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेंट इन दिस सेक्शन वेयर एन इन्वेंशन बीइंग एन इम्प्रूवमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ अनदर इन्वेंशन. तो ये हमेशा जो है वो उसके उसके ऊपर चेंजेस है, यानी मेन इन्वेंशन में चेंजेस है. तो ये यानी इम्प्रूवमेंट है, मॉडिफिकेशन है, तो इसको भी अलग से मिल सकता है पेटेंट. बट ये क्योंकि मेन इन्वेंशन का एडिशन है तो ये वही डेट रहेगा जो कि आपके मेन इन्वेंशन का डेट था फॉर द एप्लीकेशन. और मान लीजिए बाय एनी मीन्स वो जो मेन इन्वेंशन था वो रिवोक हो गया, तो ये जो पेटेंट ऑफ एडिशन है इसका वही डेट रहेगा जो मेन इन्वेंशन का था. लेकिन अगर पेटेंट ऑफ एडिशन जो है वो a patent shall not be granted as patent of addition unless the date of filing of the application was the same as or later than the date of filing of the application in respect of the main invention. Obvious है इसलिए क्योंकि वो उसके पीछे तो नहीं जा सकता है, उसके पहले तो एडिशन को तुम नहीं फाइल कर सकते हो, उसके बाद ही करोगे. तो ये इसका एक मेजर रिक्वायरमेंट है. उसके बाद मान लो मेन इन्वेंशन का डेट है 21 मार्च और उसको मिल जाता 21 मार्च 2025 को, तो फिर ये जो एडिशन है इसको पहले नहीं मिल जाएगा उसके, ऑब्वियसली उसके बाद ही मिलेगा. ये किसका रिक्वायरमेंट है? सेक्शन 55 टर्म ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन. ये क्योंकि एडिशन है, इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए जो ओरिजिनल पेटेंट था यानी मेन पेटेंट था उतना ही इसको भी मिलेगा. यानी जब वो एक्सपायर करेगा तभी ये भी एक्सपायर कर जाएगा. लेकिन मान लीजिए कि वो रिवोक हो गया, तो अब ये पेटेंट ऑफ एडिशन इंडिपेंडेंट हो गया है और मैंने आपको पहले बताया कि वो उसके वही डेट मिलेगी इवन दो इट इज रिवोक्ड. तो ये उसके उस पीरियड में भी इसका जो टर्म पीरियड है वही ऐड करके 20 इयर्स इसको भी मिलेगा. अगर रिन्यूअल फीस की बात हो रही है तो रिन्यूअल फीस जो है वो पेटेंट ऑफ एडिशन का अलग से नहीं लगेगा क्योंकि वो उसके साथ में. लेकिन मान लीजिए वो इंडिपेंडेंट पेटेंट हो गया तो फिर उसको अलग से पेटेंट के लिए फीस, रिन्यूअल फीस देना पड़ेगा. सेक्शन 56 वैलिडिटी ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन. ये अगेन इसका कहने का अर्थ इस पर्टिकुलर पॉइंट का ये या सेक्शन का ये है कि आपको ये इस बेसिस पे सिर्फ नहीं रिफ्यूज कर दिया जाएगा कि उसका जो इन्वेंशन है वो मेन इन्वेंशन ऑलरेडी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दे चुका है, या फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में यानी मेन इन्वेंशन के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ये सिर्फ ऐड किया है, ऑलरेडी ये पब्लिक डोमेन में आ गया है. अनलेस वो
उस पर डिपेंडेंट नहीं होता तो उसके लिए अलग पेटेंट डालोगे। तो ये बात इसमें इन्होंने कहा है कि अगर वो अलग से पेटेंट है तो उसका फिर उस तरह से प्रोसेस देखा जाएगा। यहाँ पे वो ये क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इन द सेकेंड पॉइंट, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट इन डिटरमाइनिंग द नोवेल्टी ऑफ द इन्वेंशन claimed in the complete specification filed in pursuance of an application for patent of addition, regard shall be had also to the complete specification in which the main invention is described. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पेटेंट में रिक्वायरमेंट तो तीन ही चीज की है कि नोवेल्टी होना चाहिए, इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए। तो क्योंकि ऑलरेडी तुमने पहले से एक फाइल कर रखा है, उसमें कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाल रखा है, तो वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुका है और अब तुम उसी पर एक पेटेंट एडिशन कर रहे हो, तो तब तो ये ओपन हो चुका है, फिर इसमें कोई ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है और पहले ही आ चुका है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उसका भी नॉवेल्टी होना चाहिए, और नॉवेल्टी को जब तुम कंसिडर कर रहे हो तो वहां पे तुमको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो मेन इन्वेंशन है उसको भी चेक करना पड़ेगा। सो हियर चैप्टर 9 इज फिनिश्ड। लेट्स कम टू चैप्टर 10, अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन एंड स्पेसिफिकेशन। जैसे कि वो इम्प्रूवमेंट है, चेंजेस है, तो अमेंडमेंट की भी बात हो रही है, लेकिन ये अमेंडमेंट कब होता है? अमेंडमेंट यानी वो तो हुआ कंट्रोलर के पास हुआ। अब ये कंट्रोलर के अलावा आपको हाई कोर्ट में भी जाएगा। पहले तो अपीलेट बोर्ड भी था, अब अपीलेट बोर्ड नहीं है तो ये हाई कोर्ट के ही पास जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर कंट्रोलर, ठीक है, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59 जो कि आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे, द कंट्रोलर में अगर उसको प्रॉपर फॉर्मेट में फॉर्म यानी प्रॉपर फॉर्म और फीस पेटेंट के लिए, या तो पेटेंटी या फिर एप्लीकेंट दोनों में से कोई भी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में अमेंडमेंट चाहता है, तो कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि अमेंडमेंट कर देना चाहिए, तो कंट्रोलर ऐसा अलाउ कर देगा। अब कई बार ऐसा होता है कि कोर्ट में जाता है और ये होता है कि ये मतलब मान लो अपील में गया है कोर्ट में कि क्यों इसको रिजेक्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर मे भी उसको ऐसा लग रहा हो कि अगर ये अलाउ किया तो इन्फ्रिंजमेंट होने के चांस है, तो वो सजेस्ट करेगा कि इसमें आप चेंजेस कर दीजिए। तो ये चेंजेस करने के लिए मतलब अमेंडमेंट कर दीजिए। तो अमेंडमेंट करने के लिए कंट्रोलर जो है अगर थिंग्स फिट तो वो कर देता है। Every application for leave to amend an application for patent under this section shall state the nature of the proposed amendment and also give full particulars of the reason. वैसे जब आप प्रिस्क्राइब फॉर्म में भर के दे रहे हैं कि इसमें चेंजेस कर दो, तो ये आपको उसमें ये सारी चीजें भी डालनी पड़ेंगी, यानी कि डिटेल्स में बताना पड़ेगा कि क्यों अमेंडमेंट चाहते हो और क्या अमेंडमेंट चाहते हो। अगर मान लीजिए कि पेटेंट ग्रांट होने के बाद अमेंडमेंट किया गया है तो उसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने के बाद अगेन आपको वेट करना पड़ेगा ऑपोजिशन के लिए, जो पीरियड दिया गया है इनिशियली भी, तो वो आप ऑब्जेक्शन के लिए अपोजिशन के लिए वेट करेंगे, और उसके बाद ऐसे ही दोनों पार्टी को आप यू विल हैव टू हियर, यू हियर इज कंट्रोलर विल हैव टू बी हियरिंग बोथ द पार्टीज, और फिर वो डिसाइड करेंगे किस केस में क्या करना है। जब ये अमेंडमेंट हो जाएगा इसमें, तो प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम भी चेंज किया जा सकता है, यानी एज एन अमेंडमेंट ये प्रायोरिटी डेट ऑफ क्लेम भी डाला जा सकता है, क्योंकि आपने पहले के सेक्शंस में ये बात पढ़ी होगी कि हम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को भी कभी प्रोविजनल मान सकते हैं। ये एप्लीकेंट के राइट को का हनन ना हो उतना ध्यान में रखते हुए कंट्रोलर जो है कुछ डायरेक्शंस देगा और उस डायरेक्शंस को उनको मानना पड़ेगा। सेक्शन 58 यही चीज को अपीलेट बोर्ड या हाई कोर्ट के सामने अमेंडमेंट की बात करता है। सेम चीज अभी कंट्रोलर था, जैसे मैंने कहा कि तीन जगह पे हो सकता है, या तो कंट्रोलर करे या अपीलेट बोर्ड या हाई कोर्ट। अब सिंस अपीलेट बोर्ड अब है नहीं, तो कंट्रोलर या हाई कोर्ट के सामने ही ये अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे अमेंडमेंट करने के लिए अगर मान लो अपील्स में गया हुआ है हाई कोर्ट में, तो वहां पर वो अमेंडमेंट करने के लिए अप्लाई किए हैं
और वहाँ अगर कोर्ट ने डिसाइड किया कि चेंजेस कर दिया जाए, नहीं तो पेटेंट इनवैलिड हो सकता है या रिवोक हो सकता है, तो इसके जगह इसमें अमेंडमेंट के लिए अलाउ कर दिया जाए तो वो कर सकते हैं। जब ये अलाउ करने के लिए बोलेंगे तो फिर यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसमें कंट्रोलर को बोलेगा कि आप आकर जो भी है कोर्ट में अपीयर कीजिए और बताइए। जो डिसीजन होगा वो कंट्रोलर को हाई कोर्ट को देना पड़ेगा और कंट्रोलर को उसी के हिसाब से अपने रजिस्टर में चेंजेस कर देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री प्रोविजंस एज टू अमेंडमेंट ऑफ एप्लीकेशन और स्पेसिफिकेशन, यानी बाकी पॉइंट्स उधर मेंशन है। 59 में कुछ चीजें जो छूट गई होंगी वो चीज डाली गई है। इसमें कहता ये है कि except by way of disclaimer, correction or explanation, and no amendment thereof shall be allowed, except for the purpose of incorporation of actual fact। ठीक है, यानी कि उसको उसमें ऐसा कुछ आप नहीं चेंजेस कर देंगे जो बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन चला जाए। अगर पेटेंट ग्रांट किया गया है और उसमें अमेंडमेंट हो रहा है एनी स्पेसिफिकेशंस का या फिर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स का, तो उसको मान लिया जाएगा कि उस स्पेसिफिकेशन का पार्ट हो गया है और उसको उसी के हिसाब से चेंजेस करके पब्लिश कर दिया जाएगा। और जब ये चेंजेस हो गया, पब्लिश हो गया, तो इसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा एक्सेप्ट फॉर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, and it will be considered as originally accepted. Next point, which is chapter 11, which is restoration of lapsed patents। पेटेंट जब कुछ पीरियड्स के लिए हो जाता है, लाइक 3 years and 5 years ऐसे करके, उसमें कुछ फीस डालनी पड़ती है। तो अगर आपने फीस नहीं डाली तो विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मान लिया जाएगा कि आपने उसको अबैंडन कर दिया है। बट कुछ चेंजेस, कुछ फीस, कुछ पेनल्टी के साथ में आपको कुछ समय में उस लैप्स्ड पेटेंट को अलाउ किया जाता है कि आप अप्लाई कीजिए और उसको फिर से रिन्यू कर दीजिए। तो किसी कारण से अगर पे नहीं किया तुमने फीस, है ना, रिन्यूअल फीस, तो तुम उसको उसके लिए तुम अप्लाई करो, या तो अपने खुद या फिर अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। और मान लीजिए 2 या 2 से ज्यादा लोग हैं पेटेंट होल्डर, तो उनमें से कोई 2-1 मिलके आप 18 मंथ्स के अंदर में, यानी जिस दिन आपका लैप्स हो रहा है उसके 18 मंथ्स के अंदर में आप रीस्टोरेशन के लिए एप्लीकेशन दे दीजिए। इसमें आपको प्रॉपरली ये बताना होता है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म कह रहा है, ये बताना होता है कि आप क्यों नहीं पे कर पाए और क्या रीजन है कि आप इसको लैप्स होने दे दिए। और उनको अगर ऐसा लगता है कंट्रोलर को, तो या तो इसके लिए कुछ फर्दर एविडेंस मंगा ले। जैसे मान लीजिए अभी ये कोविड पीरियड चल रहा था, तो कोविड पीरियड में किसी का लैप्स कर गया, तो उसके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक है या स्ट्रॉन्ग रीजन है फॉर नॉट रिन्यूइंग हिज पेटेंट। तो ये सब इस तरह की चीजें जो हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगी। प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ लैप्स्ड पेटेंट्स। तो पहले इनका फॉर्म गया, कंट्रोलर ने बुलाया, चेक किया, उसको पूछा क्या रीजन है, और उसको ऐसा लगा कंट्रोलर को कि प्राइमा फेसी इनका अनइंटेंशनल था इनको डिले करना या फिर फीस नहीं भरना, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा और उसको पब्लिश करेगा। पब्लिश करने के बाद वो वेट करेगा कि कोई को अपोज करना है क्या 3 मंथ के लिए। तो यहाँ पर अपोज करने के 2 मेजर रीजन हो सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। पहला कि क्योंकि कंट्रोलर इस बात से सहमत हुआ था कि इनका जो फीस रिन्यूअल नहीं हुआ था वो अनइंटेंशनल नहीं था। दूसरा ये कि वो जो डिले जो था वो अनड्यू डिले नहीं था। तो ये दोनों ही चीजों पे जो है ऑपोजिशन हो सकता है। अगर ऑपोजिशन हुआ फिर वो ओपोनेंट को बुलाया जाएगा और उसको भी सुना जाएगा। कंट्रोलर दोनों पार्टी को सुनेगा और फिर वो डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि एप्लीकेंट के फेवर में ये हुआ, तो आपको वो जो फीस था वो फीस देना पड़ेगा। और उसके बाद पेटेंट या फिर अगर पेटेंट ऑफ एडिशन है जो भी है, तो उसके लिए उसको रिस्टोर करने के लिए अप्लाई कर देगा। ठीक है,
और अगर फिट समझता है तो उसको रजिस्टर में एंट्री भी कंट्रोलर दे देगा। अगर 62 जो है वो राइट्स ऑफ द पेटेंटी विच हैज हुज पेटेंट हैज लैप्स्ड और वापस से रिस्टोर हो गया है अबव मेथड्स के थ्रू। तो जब बिटवीन द पीरियड व्हेन इट वाज लैप्स्ड टू द पीरियड व्हेन इट वाज रिस्टोर्ड, उस बीच में अगर किसी ने इन्फ्रिंज किया तो इसके लिए कोई सूट नहीं हो सकता। उस बीच के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। बट उसके बाद के लिए सेम वैसे ही प्रोटेक्शन है जैसे कि एक पेटेंट फाइलिंग रजिस्टर्ड होता है वो होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 12 पढ़ेंगे, सरेंडर एंड रिवोकेशन ऑफ पेटेंट्स। ये छोटे छोटे चैप्टर्स थे, इसके लिए मैंने एक बार में उनको खत्म कर दिया। एंड अब मैं नेक्स्ट क्लास में सरेंडर एंड रिवोकेशन कराऊंगी। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। थैंक यू सो मच।